बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले हमने लाहौर के डिफेंस के इलाके से एक खबर शामिल की थी जहां पे एक अंडर एज ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से एक और हादसा हुआ था और उसमें एक नौजवान हादी नामी लड़का बल्कि उसका भाई भी एक शदीद जख्मी हुआ था जिसको तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और एक जाए वकुआ पे ही जाम बहक हो गया था। ये ओवर स्पीडिंग की खबर हमने शामिल की थी और हमने आपसे वादा किया था कि इस पर कुछ अपडेट्स हमारे सामने आती रहेंगी तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहरहाल जी, ये जो ड्राइवर था मुश्तबा वक्कास, ये अभी इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक बासर फैमिली से इनका ताल्लुक है, सो एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में होता है कि बासर फैमिलीज उनके जो मुजरिम होते हैं, कातिल होते हैं, उनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं और डराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं या किसी तरह भी निगोशिएट करने की कोशिश की जाती है। सो ये मुश्तबा वक्कास के और हादी के केस में भी ऐसा हो रहा है। हादी के जो घर वाले हैं उनको डराया धमकाया जाना तो एक अलग बात है, लेकिन मुश्तबा वक्कास की जानिब से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि उनको जेल से छुड़वा लिया जाए, उनको आज़ाद करवा लिया जाए, बरी करवा लिया जाए। माजी में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि बाअसर फैमिलीज जो होती हैं उनके जो बेशक लिटरली कातिल जो होते हैं उनको वो छुड़वा लेते हैं। अब दूसरी तरफ हादी की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि मुश्तबा को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलना वाकई तौर पे एक हक है। और अगर हम लोग हादी की कुछ बात करें तो हादी के जो रिलेटिव्स हैं और जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी मुश्तबा वक्कास को तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि हादी के बारे में बताएं कि हादी कैसा लड़का था, कैसी उनकी शख्सियत थी, तो वो बताते हैं कि हादी एक भाई, एक बेटा, एक दोस्त और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान था। उनके कत्ल का दर्द अवाम को महसूस होता है। जो उनके रिलेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि हम सबको ये दर्द और तकलीफ महसूस होती है। ऐसे अच्छे लोग शायद दहाइयों में एक बार आते हैं और उनके अच्छे किरदार के बदले उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के लिए आवाज़ें उठती हैं। और हादी वाकई एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और उसके कातिल मुश्तबा वक्कास को सज़ा मिले, ये डिमांड कर रहे हैं इस वक्त उनके जो दोस्त वगैरह हैं। और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक सज़ा नहीं मिल जाती और ये अशराफिया के बच्चों के लिए मिसाल ना बन जाए कि कोई कातिल आज़ाद नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, आई प्रे, आई विश कि हमारे मुल्क में ऐसी एक बार सज़ा मिले ताकि कोई भी शख्स कुछ भी जुर्म करने से पहले, बेदर्दी से किसी की जान लेने से पहले 1000 बार सोचे। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई भी जान चली जाती है और उसके बारे में जो उसका कातिल होता है वो दंदनाता घूमता है, डरता है। और इवन अगर उसको मीडिया के शोर मचाने पे उसको अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो आज़ाद भी कर दिया जाता है क्योंकि उनका असर होता है। सो हमारे मुल्क में एक बार दुआ होगी मेरी कि ये नहीं होना चाहिए और अल्लाह करे कि ये जो मुश्तबा वक्कास हैं जिनकी वजह से कीमती जान गई है, एक और शख्स तशवीशनाक हालत में, पूरा ख़ानदान, कितने लोग दुखी हुए हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक और खबर है जी, हज से मुतालिक मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाला सबसे कम उम्र हाजी जो आप कह सकते हैं 2024 में मोहम्मद, वो मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी के बायस इस वक्त इंतकाल कर गए जबकि उनके वालिदैन हज के मनासिक अदा कर रहे थे। और कफरल शेख के एक नौजवान लड़के जिनका जो ये बच्चे जो हैं उनका नाम मोहम्मद है, इन्होंने खाना काबा के पास एहराम के लिबास में अपनी तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर तवज्जो भी हासिल की थी इससे पहले। तो उनकी मौत भी ऑब्वियसली उसने भी ये खबर इंपॉर्टेंट थी, इनकी मौत से इनकी बरादरी को गहरा सदमा पहुंचा है। हमें भी दुख हुआ काफ़ी। यंगेस्ट जो हैं इजिप्शियन पिलग्रिमेज के दौरान ये जो इनकी वफ़ात हुई है गर्मी की वजह से। और सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया है, ताज़ियत का इजहार किया है। एंड ही लुक्स वेरी क्यूट, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इतने क्यूट से कितना क्यूट सा ये बच्चा था। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। अगर बात की जाए नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछले 2 रोज़ से इनके दरमियान कोई नाराज़गी बजट पेश होने के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ज़्यादा ही शिकायत सामने आना शुरू हो गई। नून लीग 2 दिन से मुलाकातें भी हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं उनका ये पहले जाके बल्कि काफ़ी सारे लोग गए मुलाकात करने के लिए, परसों इसहाक डार का इंपॉर्टेंट रोल सामने आया। तो 2 दिन से ये मनाने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब असम्बली में भी अगर कल बजट पेश हुआ तो 2 अरकान ही पेश हुए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से भी।
वफाकी बजट जब पेश हुआ सेंटर में, तब भी सूरत हाल यही थी कि कुछ अरकान शामिल हुए जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नहीं गए, और ये मुज़ाकरात के अभी 2 दौर हो भी चुके हैं। और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जब मुज़ाकरात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट के मामलात नहीं है, हमें पंजाब में भी स्पेस चाहिए है। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते भी हैं। एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी बनाए। अभी तो बजट बन रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। जब हमारे पहले दिन मुज़ाकरात हुए थे, दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग ये खबरें सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों जमातें ऑफिशियली जो है वो एक दूसरे की एलाइज बन जाएंगी और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए शायद या फिर कोई और वजह है, ये बाद में हम प्रोग्राम में आगे जाके देखेंगे। शहबाज शरीफ को भी ज़रूरत महसूस हुई और वो मौलाना के घर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। जब बैरिस्टर गौहर से परसों के गुफ्तगू के दौरान पूछा गया कि मुज़ाकरात आपके JUIF के साथ कहाँ तक पहुंचे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम बहुत जल्दी ऑन बोर्ड होंगे। क्या कहा था गौहर साहब ने, आपको सुनवाते भी हैं। ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए, वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर है। इत्तेहादी नहीं, हम ही हमारे कर रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 दिन तक उसका मजीद नहीं। वो देखिए, ये हमारा अच्छा साहब ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट इशू है, वो हम कह चुके हैं। रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और आदलिया मजबूत हो। हम अभी मामलात सारे तय कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी और भी मुलाकातें हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी में सियासत में जो ना अभी की टू लॉन्ग, और सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए जिन चीज़ों पर इत्तेफाक करना। जी, सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, गौहर साहब ने क्लियरली बताया। लेकिन जब मौलाना से 2-4 रोज़ पहले किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, उस पर पेशरफ्त कोई सामने आई है या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो सुनते हैं। आपने अदालत में बैठे कैदी को ये उनके रहनुमाओं के जरिए कुछ भेजा था कि आपको क्या उनका कोई जवाब आपको मिला? एक बात ज़हन में रखें, ये सारी बातें सोशल मीडिया की हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई पता नहीं कौन वाला है, कोई न सिरा है, न पाया है, न जमीन पर कुछ है, न कोई हकीकत है। खुदा के लिए थोड़ा सा सच न बोलो, लेकिन झूठ भी तो तोड़ कर तो बोला करो ना, तोड़ते भी नहीं हो ना। क्या JUI PTI के जो हजरत, मैं आपसे बात करूं, कोई राब्ता नहीं है मेरे पास। इस सवाल का कोई जवाब इस वक्त तक नहीं आया। जब आएगा तो आपके सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपको बुलाकर आपको बताएंगे कि ये पेशरफ्त हुई है। जब कुछ नहीं है तो हवाओं में क्यों बातें उड़ाई जा रही हैं बिला वजह। जी, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मामलात इन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब, सबसे बड़ी इत्तेहादी नून लीग की इस वक्त नाराज दिखाई दे रही है। 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, क्या खबरें आपके पास, या फिर आप उन खबरों को एनालाइज कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत ज्यादा तजिए की जरूरत नहीं है। मौलाना फजल ने बड़ी बड़ी भड़के मारी हैं, काफी खतरनाक बातें भी की हैं बाज लोगों के ख्याल में, लेकिन वो महज लगता ही है कि अपना दाव बढ़ाने के लिए, भावताव के लिए उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया है, और वो आखिर में वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, यानी जहाँ से आपको अच्छी ऑफर हो जाए वहाँ पे आप अपना तमाम वजन डाल दें। सो ये अभी जो पीपल्स पार्टी की नाराजगी है, इसकी वजूहात मुख्तलिफ बता रहे हैं वो, जैसे PSTP से मुतालिक कुछ शिकायत हैं कि फंड्स बराबर नहीं मिलते हमारे MPs को, MNAs को, या फिर बजट में उनसे मुशावरत नहीं की गई है, या फिर पंजाब में स्पेस ना मिलना भी एक वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई तौर पर यही वजूहात हैं, या ये सिर्फ मीडिया पे आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्ट्रेटजी है, जैसे वो खुद बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं, ये बस वो कर रहे हैं? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बैकफुट पे बिल्कुल नहीं खेला। सदर उनका, 3 गवर्नर उनके हैं, चेयरमैन सेनेट जिनका आपने इंटरव्यू में सुनाया वो भी उन्हीं का है,
बलूचिस्तान में भी उनके वारे न्यारे हैं, वहाँ तो सबके वारे न्यारे होते हैं जो भी हुकूमत में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बड़े रिवायती हरीफ हैं और बड़े शदीद मुखालिफ हैं एक दूसरे को सड़कों पे खींचने के, घसीटने की वो बातें करते हैं कि पेट से हम पैसे निकालेंगे, तो सबको पता है। लिहाजा अगर कोई ये सोचे कि नून लीग की हुकूमत, पंजाब में नून लीग की हुकूमत में पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलेगा, तो फिर बहुत भोलेपन की बात है। जब तक अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, वो हर तख्ती पे अपना नाम लगाना चाहती हैं, हर मंसूबा उनके नाम से जा रहा है, उनकी छवि जो है वो हर जगह पे नजर आनी चाहिए, ये फरमान है उनका, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी को क्या स्पेस मिलेगा। जहाँ तक फंड्स की बात है, वो तो बुनियादी तौर पे ज़्यादातर फंड्स का ये होता है कि आप अगले इलेक्शन के लिए अपने फंड्स यकीनी बनाना चाहते हैं स्कीमों के नाम पे, और ये तमाम हमारे सियासतदान, हमारे सदर, हमारे वजीर आज़म सिवाय एक के वो यही करते रहे कि तरक्याती स्कीमों के नाम पे फंड्स देते रहे हैं। और ख़ुद जिन साहब का आपने इंटरव्यू सुनवाया, उन्होंने भी अपनी वजारत उज़्मा के दौरान बड़े लोगों को सिर्फ कागज़ों पे तैयार की हुई स्कीमों के एवज करोड़ों रुपए एक MNA को दिए थे कि आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है अगर ये लोग तरक्याती फंड्स में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अलबत्ता अफसोसनाक तरीन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम रियासत कर्जे पे चल रही है। अखराजात जो बजट में दिखाए गए हैं वो 18 खरब के बराबर हैं। हमारी कुल आमदनी जो दिखाई गई है वो कोई 9.5 खरब के बराबर है, यानी तकरीबन 50% जो है हमारा बजट, हमारी अखराजात वो कर्जे से आएंगे। उस कर्जे में हमारे कोई 10-12 खरब कर्जे की वापसी भी शामिल है। सिर्फ कर्जों का सूद जो है कोई 8 खरब के बराबर है। तो इस सूरत हाल में इन लोगों के अपने अल्ले तल्ले जारी हैं, ये अपने फंड्स के पीछे पड़ रहे हैं, और ये वो फंड्स है जो कि हम नए कर्जों की सूरत में हासिल कर रहे हैं। तो जो बजट के बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई, शायद आप ये भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये कि इससे बजट से कोई नया इशारा, कोई इस्लाह का इशारा हमें नहीं मिला है, बल्कि ये लोग अपने अपने जो हलके हैं उसको मजबूत करने के लिए वही कर्जों की रकम बिल्कुल ऐसे बांटेंगे जैसे कि हलवाई जो है तो आन पे शीरीनी बांटता है। अच्छा, आप गिलानी साहब की बात बहुत क्लियर है कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि स्पेस से इनकी क्या मुराद है, और दूसरा ये कि आपने बताया जैसे मरियम साहिबा चाहती हैं कि हर तख्ती पे उन्हीं का नाम लिखा जाए, तो अगर मरियम साहिबा इसी रवैये के साथ आगे जाती जाएंगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एलाय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर नाराजगी बढ़ जाएगी अगर वो खुद ही अपना नाम लिखवाती रहेंगी, तो उनको स्पेस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है पंजाब में। नहीं, देखिए, उनको अभी हुकूमत मिली हुई है और उसमें पीपल्स पार्टी एक जूनियर पार्टनर है उनकी। तो मुझे अब याद भी नहीं रहा कितनी सीटें हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में वो काफ़ी उनकी हैसियत सिवाय जनूबी पंजाब के वहाँ पे कुछ काफ़ी असर नफूज अभी है पीपल्स पार्टी का। तो यह हमें जहन में रखना चाहिए कि जिसकी हुकूमत है वो अपनी अगली हुकूमत को इंश्योर करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार करेगा या करेगी जिससे वो समझते हों कि उनके वोट यकीनी हो जाएंगे, उनकी कबूलियत में, मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ये तनाज़ा यूं ही चलता रहेगा। तो पंजाब में जो वो स्पेस की बात कर रहे हैं, वो स्पेस इसी से मुतालिक है। तो अच्छा, PSTP की भी बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। हम मेरे ख्याल है हम बुनियादी तौर पे वही बात कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। स्पेस का यही मतलब है बुनियादी तौर पे कि हमें आप फंड्स दें। जितने भी हमारे अरकान असम्बली हैं उनके हिस्से में उतने ही फंड्स आने चाहिए जितने आप अपने अरकान असम्बली को दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये किस अंदाज में ये बंदरबांट होती है फंड्स की, क्योंकि हुकूमत का काम तरक्याती राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि बराबर होती है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने जो सवाल पूछा उसका ये था कि स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारे साथ आप बराबर का सलूक करें, हालांकि ये बराबर के पार्टनर्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब मिलेंगे अचकजई साहब से? बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, मेरे ख्याल है समाजी ताल्लुकात भी उनके बहुत हैं, और सियासतदानों का आपस से एक दूसरे से मिलना जुलना कोई अचंभे की बात तो नहीं है। यानी आप कभी ये होता था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपने किसी दूसरे
लोगों से, एमक्यूएम से नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि एमक्यूएम वाले कभी पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, कभी वो पीटीआई के साथ होते थे। आजकल ये उनके साथ शीरो शकर हुए। तो सियासतदान तो मिलता रहता है और अच्छी बात है, मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये भी एक समाजी प्रेशर का एक जरिया होता है सियासतदानों पे। अच्छा, शहबाज शरीफ को क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि मौलाना से मुलाकात करनी चाहिए? क्या नून लीग इस बात से डर रही है कि कहीं मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होकर सड़कों पर ना आ जाए? मैं नहीं समझता कि सड़कों पे कोई आने को तैयार है। ये तो बहुत धमकियां हैं, खासतौर पे फजल रहमान की। थोड़ी सारे डिसरप्शन तो होती है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपने शायद भावताव के लिए कर रहे हैं। पीटीआई के लिए भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुनासिब है कि सड़कों पे आया जाए। जो पार्लियामेंट के जरिए जितना आप शोर शराबा कर सकते हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो सड़कों पे आके नहीं हो सकता। क्योंकि सड़कों पे जब सियासी जमातें आती हैं तो उसमें मामूलात ज़िंदगी बड़े मुतासिर होते हैं। उसमें ट्रैफिक की रवानी, कारोबार, और उसका नुकसान पार्टी की बजाय फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में भी सड़कों पे आने को कोई तैयार नहीं है। अलबत्ता लीगल फोरम मुहैया है, सबके पास पार्लियामेंट भी मुहैया है, तो उसी के ज़रिए इनको ये करना चाहिए। फ़िलहाल थोड़ा सा मेरे ख्याल माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे, इक्तिसादी हालात तो बहुत ख़राब है। जैसे मैंने कहा कि पूरी रियासत पाकिस्तान इस वक्त मकरूज़ है और कर्ज़ों पे चल रही है, और सिर्फ तरक्याती अखराजात और जारी अखराजात जो हैं उसमें हमारे बैरूनी मुल्क को वापस करने वाले कर्ज़े भी शामिल हैं। वो उसके लिए भी काफ़ी नहीं है ये रकम। तो इस पाकिस्तान को इस वक्त कुछ सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें इस मामले में सोचना होगा कि लोग आपकी पॉलिसियों पे, आपके बयानात पे सिर्फ उसी वक्त यकीन करेंगे जब किसी को सड़क पे निकलने की, जब किसी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत महसूस ना हो। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, इन दो बयानात पे आपका कमेंट चाहिए कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बहुत जल्द JUIF ऑन बोर्ड होगी, हमारे साथ होंगे वो, लेकिन जब मौलाना से पूछा गया तो मौलाना ने सहाफ़ी को इनडायरेक्टली एग्जैक्टली वर्ड्स कोट नहीं कर रही हूँ, उन्होंने यही कहा कि इस चीज़ को तूल क्यों दी जा रही है, कोई पेशरफ नहीं हुई है, अगर हुई तो आप लोगों को बताएंगे। तो ये क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो उनके एलाइज हैं, या ये क्या है, और मौलाना अभी तक इसके लिए रेडी नहीं है? देखिए, उसमें आप जैसे मैंने कहा कि जैसे अचकज़ई साहब अगर नवाज शरीफ से मिल सकते हैं, तो मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर और दूसरे PTI के लीडरों से क्यों नहीं मिल सकते? मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से क्यों नहीं मिल सकते? ये तो सियासत एक अखाड़ा है, उसमें एक दूसरे से मेल मिलाप उनका है। अब PTI किस हद तक उनको साथ रखना चाहती है और फजल रहमान साहब किस हद तक मुखलिस हैं PTI के साथ शामिल होने में या शामिल ना होने में, ये तो अभी आंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो ऊंट किस करवट बैठा है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर का खिताब भी एक्सपेक्टेड है, क्या बात करने जा रहे हैं? अवाम को बजट से मुतालिक कोई एतमाद में लेने जा रहे हैं या कुछ और? तो देखिए, वो अवाम को बताएंगे कि हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमने आपको बहुत बड़ी रिलीफ फराहम की, हमने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करके 5% इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ तो अब तकरीबन हर महीने बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा होता रहता है। तो जब तक आपका जिस चीज़ पे पहिया चलता है, वो पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, तो इनमें से चीज़ की भी आप कीमत बढ़ती है तो महंगाई में वैसे ही इजाफा हो जाता है। तो टैक्सों की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और ये ब्यूरोक्रेसी ने एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब साहब को भी अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। यानी ये जो फाइलर पहले हमारे पास होता था कि जो इनकम टैक्स से गोशवारे दाखिल करा दे, जो इनकम टैक्स से गोशवारे दाखिल नहीं कराता, और अभी है कि डिलेट नॉन फाइलर या डिलेट फाइलर के जो लोग ताखीर से गोशवारे जमा कराते हैं, तो FBR के हाथ में एक और छड़ी भी दे दी गई है कि आप लोगों को जितना तंग करना चाहें कर लें। FBR मेरा ख्याल है इस मुल्क में सरमायाकारी का, बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का नुकसान करते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बड़े गैर मुल्की मल्टीनेशनल इदारे पाकिस्तान से जा चुके हैं, क्योंकि सियासी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसमें कोई इस्तेहकाम नहीं है, यकीनी वो नहीं होती हैं, हर साल पॉलिसी तब्दील हो जाती है। तो ये इस बजट का भी ज़्यादातर इन्हिसार FBR पे है, और वो अपने जो लोग नेट में आ जाते हैं उनकी पकड़ धकड़ होती है। जैसे बड़ी बेहुदा किस्म की एक शर्त
तजवीज़ की गई कि जो नॉन फाइलर हैं, जो इनकम टैक्स के गोशवारे नहीं जमा कराते, उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दी जाए। यानी कितनी बेहुदा लग़व किस्म की ये शर्त है कि भाई मुझे अगर मेरे बेटे ने बाहर से टिकट भेज दिया, मैं टैक्स फाइलर नहीं हूँ, तो मुझे हुकूमत कैसे रोक सकती है? और अब लोग ये तरीका इख्तियार करेंगे, यानी चूँकि अब चोरी के रास्ते जो ब्यूरोक्रेसी है वो बताती रहती है, अब जितने भी फिर लोग जाएंगे, अगर ये शर्त लागू हो जाती है तो वो फिर अपने दोस्त अहबाब से बाहर से टिकट मंगवाएंगे, वहां मतलब कि इम्तियाज साहब, ये तनख्वाहदार तबके को मजीद पीसने वाली बात हो गई ना कि जो शख्स 35,000, 50,000, 60,000 रुपया कमाता है वो कैसे फाइलर हो गया? उसके पास तो कोई चीज ही नहीं है ना। 50, 60, 70,000 रुपए में आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कहाँ से जाके आपका तो गुजारा भी नहीं हो सकता, आपने ऊपर से टैक्स भी अदा करना है। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग, वो पेंशन याफ्ता लोग जिनकी पेंशनें 3 लाख से लेके और 10-12 लाख तक हैं, सिर्फ पेंशन, उन पे टैक्स नहीं है। यानी वो लोग जो कि अभी अपने काम काज कर रहे हैं, रोजगार में मसरूफ हैं, 15 कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहें 2-3-4 लाख के दरमियान हैं, इन 1 लाख से ऊपर हैं, उनके ऊपर तो आपने टैक्स लगा दिया। लेकिन जो लोग रिटायर हो चुके हैं, तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं, उनकी माहाना आमदनी जो है पेंशन की सूरत में 7, 8, 9, 10, 12 लाख है, उन पे आप टैक्स क्यों नहीं लगाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है उमरा के हक में, और इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम अब इस किस्म की जो नाइंसाफी हैं वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन काम काज कर रहे हैं, घरों के किराए देते हैं, तो 3 लाख तनख्वाह है, उनसे आप 20-25% की शरह पे टैक्स काट रहे हैं, जबकि जिनके घर बैठे, जिनको तनख्वाह 65-70 साल की उम्र में मिल रही है, पेंशन मिल रही है 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, उनको आप टैक्स लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसमें नाइंसाफी है बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। इम्तियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान की कुछ सियासत के हवाले से हमने डिस्कशन की है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक शामिल करने का। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। पंजाब असम्बली में 5,446 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। पंजाब के जो वजीर खजाना मुज्तबा शुजा और रहमान, उन्होंने ये कहा कि आज इस हुकूमत का पहला टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। टैक्स फ्री बजट है या नहीं, ये हकीकत है भी या नहीं, चलो बातों की हद तक तो एक बात समझ आती है। एनी हाउ, जो पंजाब में तरक्की का आगाज़ उन्होंने ये कहा कि हो चुका है। और वजीर खजाना पंजाब, उनका मजीद ये भी कहना था कि बजट का मजबूई हजम 5,446 अरब रुपए है और कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। 842 अरब रुपए से जो डेवलपमेंट अखराजात तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे और मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि 960 अरब रेवेन्यू सूबा जो है वो अपने ज़राए से इकट्ठा ही करेगा। सो कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ भी सामने आई। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है CM की सुपरविजन में, उनके नाम के साथ। तो तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज ये भी मुतारिफ करवा रहे हैं बजट में। एक और ये प्लान भी, ये प्रोग्राम भी सामने आया। 1 अरब 25 करोड़ की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर जो है वो मॉल्स का क़याम, फिर उसके बाद 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा भी किया जा रहा है, जबकि दही इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान अक़सात पर कर्जे दिए जा रहे हैं। सो ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट में उनका जिक्र किया है, बजट सामने आए हैं। अब ये प्रोग्राम्स पहले भी अभी इवन बल्कि 100 दिन के करीब ही कुछ दिन हुए हैं मरियम नवाज़ की CM शिप को। सो उसमें ये इस तरह के प्लान्स पहले भी हमारे सामने आते रहे। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कि ये जो इनकी रकम वगैरह मख्तस की गई है, इसमें ये पूरे हो भी पाते हैं या नहीं। खाकान नजीब माहिर मुआशरात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही हमें ज्वाइन किया जी असद अली शाह साहब ने, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम। उनकी आवाज़ नहीं आ रही। खाकान साहब से आगाज़ करते हैं। खाकान साहब, ये बताइएगा ओवरऑल पंजाब का बजट भी और फिर सेंटर का भी जो आपने ये बजट पेश होते देखें, इनको आप ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देख रहे हैं इन बजट्स को?
देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो इस वक्त बजट है उनका एक जो पस मंजर है वो ये है कि आईएमएफ के साथ एक एंगेजमेंट है, उस एंगेजमेंट को सीमेंट करना है और एक नए प्रोग्राम में जाना है। आई मीन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को 24वें आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाना चाहिए, बट हकीकत यही है कंसिडरिंग हमारी एक्सटर्नल नीड्स हमें जाना पड़ेगा। जो बजट इस वक्त आए हैं आई थिंक दी एक उसमें तकवीत ये है कि दे आर लार्जली इन अलाइनमेंट जो आईएमएफ के साथ इनकी डिस्कशंस बहुत सी चीज़ों पर हुई हैं। सो अथॉरिटीज़ और आईएमएफ बहुत फ़र्क पेज पे शायद नहीं होंगी, बट हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स इंटेंट फॉर एग्जांपल जब शुरू किया बजट की डिस्कशन तो उसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि पेंशन, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, प्राइवेटाइजेशन, एक्सपेंडिचर, ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं करने हैं। बट अभी भी ऑन ग्राउंड अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ऑब्वियसली टैक्सेशन की एक बड़ी जो डोज है वो मौजूद है उस बजट में, और उसकी वजह ऑफ कोर्स यही है कि आपका टैक्स टू जीडीपी लो है। आपके बहुत से एरियाज ऐसे हैं प्रोविंसेस के भी और सेंटर के भी जिनको आप प्रॉपर्ली टैक्स नहीं कर पाते, जहाँ पे टैक्स गैप्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। सो आईएमएफ ने टैक्स एग्जेम्पशंस उड़ाने के लिए 465 अरब की तो टैक्स एग्जेम्पशन शायद सेल्स टैक्स में ही उड़ाना पड़ी, फिर इसी तरह एक्साइज ड्यूटी में, और फिर आपको कुछ पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीली करना पड़ी। एक अच्छी बात यह है कि नॉन फाइलर्स का रेट और बढ़ाया है ताकि लोग फाइलर बनने की तरफ आएँ। प्रॉपर्टी पे कुछ टैक्स लगाए, एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल रजीम में लाना एक अच्छा कदम है, दो इट सीम्स के एक्सट्रीम प्रेशर इस वक्त आ रहा है फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स के हमें पूछे बगैर ये किया गया था। सो आई होप कि एक डिस्कशन की जा सके। आई एम नॉट श्योर कि ये जो एसोसिएटेड पर्सनस हैं और जो इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं उसका टैक्स 35% से 45% बढ़ाना, हाउ दैट वुड हेल्प टू ब्रिंग मोर पीपल इन द टैक्स नेट, मे बी उस पर भी बात की जा सकती है। रिटेल को वीकली चैलेंज किया गया है। आई थिंक IMF भी मतलब हैज़ टू रियलाइज टू डू मोर डायरेक्ट टैक्सेशन इन द कंट्री। जहाँ तक प्रोविंसेस का ताल्लुक है, सॉरी एक ये बात और, एक्सपेंडिचर ऑन दी फेडरल साइड जो है उसमें ज़रूर ये बात की गई है कि बहुत से काम करने हैं, सब्सिडी को टारगेट करना है, पाकिस्तान की जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है। पर अभी इस पे बात यही है कि एक कमेटी बनी है, वो कमेटी अपना काम करेगी और 2-2.5 महीने में रिपोर्ट देगी, फिर हम इस काबिल होंगे कि हम ये काम कर सकें। मैं तो गुजारिश करता हूं कि 2004 में मेरा ख्याल है जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो एक नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म बना था। आई एम श्योर उसकी रिपोर्ट है, और द रीजन आई एम श्योर इज कि मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले 2009 में 6 महीने ऑफ लिए थे अपने ऑस्ट्रेलिया के काम से, और वो जाके सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, और वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास। तो चलें, हम भी जानते हैं कि 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको डिवॉल्व करना है, तो ये सारा काम जो है अगर होते हुए दिखाई देगा तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह की बजटिंग पे। आखिरी बात ऑन द प्रोविंसेस को रियलाइज करना है कि बहुत टैक्सेशन जो है उनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जीएसटी ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग, सॉरी ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन, ये सब उनके पास है। सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स में जाके टैक्स करनी है, बहुत सा काम है पाकिस्तान में जो होने वाला है। ये सारी काम जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आईएमएफ को भी रागिब करना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को छोड़ें, अपना टाइम होराइजन चेंज करें और मोर डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं। सही। अच्छा शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही हैं इस वक्त। असद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, 2 अरब 50 करोड़ की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक बार फिर स्टार्ट करने जा रही हैं सीएम साहिबा। पंजाब में ये स्टार्ट होने जा रहा है। इस तरह का ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत मैंने आपको बताई है, मुतअद्दिद ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र कल बजट में भी हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए ये करना, और दूसरा ये कि अगर सिर्फ एजुकेशन इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, या ये इतने पैसे अगर लगा ही रहे हैं तो इसकी आउटकम क्या होगी हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये एजुकेशन के ऊपर अगर ये लगा रही हैं, मैंने ये अभी डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस करना चाहिए ज़्यादातर, ये स्पेशली टेक्निकल स्किल्स जो डिजिटल साइड पे और डेटा इस तरह की जो स्किल्स हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग जो करते हैं उनको और स्किल्स हों, पूरी दुनिया को सर्विसेज बेच सकें,
उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं कुछ जरा चीजें जो बजट की बात कर रहे थे खाकान, मैं भी आपको जरा अपना इनपुट देना चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सारी बातें जो हैं वो तो हम 20-30 साल से करते हैं ये, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो है इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल श्रिंक करती जा रही है, और टैक्स रेट्स जो हैं दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हैं मेरे ख्याल में। स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं 50% तक चले जाते हैं, और डिविडेंड आप ऐड करें तो 15%। इतनी टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं दुनिया में कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो उससे कोई आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ता नहीं है। ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट की कि टैक्स के ऊपर टैक्स करते जाएं आप, उससे टैक्स इवेजन बढ़ती है और इकोनॉमी जो है जिसको कहना चाहिए कि वो सिकुड़ती है। यू कांट इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन बाय किलिंग द इकोनॉमी, मेरा ये ख्याल है। और इसमें देखें, बजाय इसके कि टैक्स वाइडन करें और उसको इक्विटेबल बनाएं, उसको सिंपल बनाएं, उसको ऐसा तरीका करें कि उसकी इन्फोर्समेंट हो, वो हम इस तरह से करते जाते हैं टैक्स रेट्स। अब जैसे फॉर इंस्टेंस नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया टैक्स रेट्स, तो वो उससे टैक्स इवेजन और बढ़ जाएगी, जो है वो अपने खर्चे ज्यादा दिखा देंगे। आप बातें करते हैं, हम कब से बातें कर रहे हैं कि हम डिजिटाइजेशन करेंगे, हम जो है हमारे पास डेटा है, लेकिन देखें डिजिटाइजेशन और ये टेक्नोलॉजी यूज जो है तब तक आप नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास सही लोग नहीं होंगे FBR में और आपके अदारों में। इट्स नॉट, वो स्टीव जॉब्स कहता था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन इशू, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ इशू ऑफ पीपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। अगर वो आपके सही नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्वालिटी ऑफ पीपल जो है, जो आप अपॉइंट करते हैं की पोजीशंस पे, वो इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल लॉयल्टी कि मेरा बंदा होना चाहिए, तो मेरा दोस्त होना चाहिए, मेरी पार्टी का होना चाहिए, मेरा फॉलोअर होना चाहिए, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करे। तो ये खाकान भी आपको बताएंगे, ये इतना सारा गवर्नमेंट में रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया अगर है आपका तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में ये बजट जो है ये मुश्किल हो जाएगा। खाकान की तरफ ही आते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज, प्रोविंसेस की जो बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में प्रोविंसेस के साथ जो कंपैरिजन होता है कि जी इंडिया में प्रोविंसेस इतना % कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसकी कोई बात आपको बता नहीं रहा कि मेन चीज फर्क जो है इंडिया और पाकिस्तान का, कि इंडिया में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो मेन कंट्रीब्यूट करता है। और प्रोविंसेस ने जब सर्विसेज, वहां पर उल्टा था, सर्विसेज जो है वो सेंटर में था, और सेंटर से जब यहाँ पर जब प्रोविंसेस ने पहले FBR कलेक्ट करता था 2000 में, जो मुशर्रफ साहब के जमाने में ऑर्डिनेंसेस आए, तो कुछ कलेक्शन नहीं होती थी। प्रोविंसेस ने सर्विसेज टैक्स में बहुत ज्यादा, मेनी टाइम ज्यादा कलेक्ट किया है। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। हाँ, 2 एरियाज जो हैं जो बताए जा रहे हैं, 2-3 एरियाज, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमारी बहुत डिस्मल है कलेक्शन, उस पर कोई काम नहीं हुआ, और एग्रीकल्चर टैक्स में कलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें प्रोविंसेस को एफर्ट करना चाहिए। लेकिन सर्विसेज टैक्स में जो मेजर टैक्स है, अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स आप देख लें कि वो उसमें ज़ाहिर पोटेंशियल है, लेकिन इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, इट्स नॉट अ मेन टैक्स, वो वैसे भी अर्बन टैक्स, ये जो म्युनिसिपल टैक्स होता है। खाकान साहब का भी मैं कमेंट ले लूं, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किए, वो काफी देर से वेट करें। खाकान साहब, एक तो नॉन फाइलर्स के लिए जो स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कल के बजट के बाद, उनके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए, आर दो स्टेप्स सेटिस्फैक्ट्री? पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि एक फैक्टर तो ये भी है ना कि हमारे मुल्क में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। आप किसी जगह भी चले जाते हैं, बैंक में जा रहे हैं, आप कहीं कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं, तो आपको कैश में ही पे करना है, और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत वीक है मैकेनिज्म अगर देखा जाए नॉन फाइलर्स के खिलाफ कोई। तो ये कैश फ्लो और ये स्टेप्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं आपको? तो पहली बात तो ये है कि असद कुड नॉट हैव पुट इट बेटर
पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस चैलेंज में है, पाकिस्तान एक पर्सनल चैलेंज में है, पाकिस्तान एक HR चैलेंज में है। मैं असद साहब से रिलेटेड जो चूंकि माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे एमिनेंट टैक्स एक्सपर्ट हैं, FPR के 10 साल में 15 हेड्स जो हैं वो हमने तब्दील किए हैं। कैसे FPR ठीक हो सकता है जब आप एक हेड को 8 माह से ज्यादा नहीं रहने देंगे? ये बिल्कुल बात दो। आपका एनर्जी का चैलेंज, आपका IMF से निगोशिएशन का चैलेंज, कोई भी जो चैलेंज है वो गवर्नेंस इशू है। और गवर्नेंस में की जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी लानी है, वो तो लानी है, टेक्नोलॉजी आ भी जाती है। मैं गवर्नमेंट में था, हम जब लाना चाहते थे चीजों को हम कर लेते थे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाए हैं ना सब कुछ, डेटा मेंटेन करते हैं थोड़ी सी। इट इज द पर्सनल, पाकिस्तान में HR इज पॉलिसी और दैट इज इटसेल्फ नीडिंग अ मैसिव चेंज। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूं, सो लेट मी से कि असद हिट इट ऑन द डॉट। जहां तक बात यह है नॉन फाइलर्स की, ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। जब मैं टेबल पे ही था तो हमने ये बना दी थी कि उसका आइडिया यही था कि डेटा आ जाएगा। फिर वही बात है, डेटा पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी डिजिटाइज करें, डेटा ढूंढें। असद साहब को मालूम है, बैंक अकाउंट्स, पावर सेक्टर के बिल्स, गैस के बिल्स, नादरा का डेटा, मतलब और कौन सा डेटा चाहिए आपको? सो डेटा माइनिंग किसने करनी है? उन डेटा साइंटिस्ट्स ने करनी है जिन्होंने ये काम करना है। सो आप करें, आप प्री पॉपुलेटेड रिटर्न्स भेजें लोगों को। सो ये बात वहीं आके रुकी है कि ये सारा काम होने वाला है। सो नॉन फाइलर्स में अभी आपने और बढ़ा दिया, मे बी डिसइंसेंटिवाइज हो जाएं और लोग नॉन फाइलर ना रहें। इट इज पॉसिबल, रेट इतने बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी पे भी, अदरवाइज भी। पर फिर आपने रिटेल को टच नहीं किया, करना चाहिए था। फिर वही 2.5% का टैक्स लगा के, जो इन दी एंड मैंने ही देना है प्रोडक्ट पे, मैन्युफैक्चरर ने मुझसे ही लेना है। सो ये सारे काम करने वाले हैं। कुछ अच्छे काम भी किए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ प्रॉपर्टी का रेट 15% किया है, कुछ कार्स को रीथिंक किया है। सेल्स टैक्स की बहुत सी एग्जेम्पशंस गई हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो। मुझे नहीं समझ आया कि प्रॉपर्टी पे एक्साइज लगाने का क्या लॉजिक था। जो AOP की बात मैंने भी की और असद ने भी की, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है इसको रीथिंक करवाना पड़ेगा। 35% से उनका रेट बढ़ा के 45% करने का मतलब है कि जो डॉक्टर ऑलरेडी नहीं करता, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन, तो वो बढ़े हुए उस पर तो करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम वहां पे इन्फोर्समेंट की है। सो इसको क्या डिजाइन है? मे बी द गवर्नमेंट हैज समथिंग इन माइंड व्हिच आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। असद कैन क्लैरिफाई दिस, आई एम नॉट क्लियर ऑन। सिगरेट्स, ई-सिगरेट्स वगैरह पे लगाया है, ये अच्छी चीज है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है। मेरी एडवाइस यही है कि जैसे रेट कम होते हैं पेट्रोल के, खान साहब, ये असद साहब के पास ही लेके जाते हैं सवाल, वो सुन रहे हैं। असद साहब, अगर आप इस पे कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं अपना, हमारे पास टाइम का एक दो और की चीजें मेरे ख्याल में कहना बहुत जरूरी है। देखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स की वजह से ही हमारी इंसॉल्वेंसी होती है और हम IMF के पास जाते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है और हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। यानी ना अपने लिए चीजें बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है ना। तो अब हम इस सिचुएशन में कि जहां हमें एक्सपोर्ट्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली इंसेंटिवाइज करना चाहिए, हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं। उनको जो फैसिलिटेट किया हुआ था वो खत्म करके उसको नॉर्मल टैक्स में, इन अदर वर्ड्स वो 1% जो टैक्स होता था उनके टर्नओवर पे, उसको हम नॉर्मल टैक्स यानी 40% तक ले जाएंगे। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि कंपैरेटिवली मैंने चेक किया, कम से कम खाकान शायद बेहतर बता सकें, इंडिया और बांग्लादेश और बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स भी नहीं होता, सेल्स टैक्स भी 0 रेटिंग होती है। शायद श्रीलंका जो है उसमें वहां पर जब उन्होंने डिफॉल्ट किया तो अगेन IMF ने वहां पर भी लगवा दिया। जी। लेकिन हमारा तो अगर एक्सपोर्ट्स पे ये टैक्स लग जाएगा इतना बड़ा विदाउट कंसल्टेशन, तो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट्स को आउट ऑफ द वे जाके इंसेंटिवाइज करें।
तो ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है। वाकई ये बहुत आपका वैलिड पॉइंट है असद साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनिए, एक्सपोर्ट की पहले ही बहुत कम है, तो अगर उस पर मजीद टैक्स ऐड कर दिया जाएगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए, पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होना जाएगा, बल्कि जैसे असद साहब हैड पुट इट दिस वे कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। वर्ल्ड कप की कुछ अगर अपडेट्स या कुछ बातचीत कर ली जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप में अमेरिका का आज एक अहम मैच होने जा रहा है, आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में होने जा रहा है। और इस मैच में अगर आयरलैंड कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की कुछ उम्मीदें बरकरार हैं। अब वो अगर मगर में आ चुके हैं हम, और अगर मैच नहीं हुआ तो अमेरिका जो है वो अमेरिका सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा, जबकि पाकिस्तान का इवेंट में सफ़र फिर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मैच हो और इसमें आयरलैंड को कामयाबी मिले। लिहाजा मैच ना हो सका अगर बारिश हो गई या कोई और वजह हो जाती है मैच मनसूख होने की सूरत में, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएगा और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो सैर सपाटा करके वापस आ जाएंगे। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं इस पर मजीद अगर मगर पे बात करने के लिए कि ये अगर क्या है और मगर क्या है। हसनैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निमरा। हसनैन क्या है ये अगर मगर, प्लीज आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। मैंने तो किया अपने अंदाज से। देखिए ये सिंपल अगर मगर ये है कि सबसे पहले तो बारिश ना हो और उसके बाद अमेरिका आयरलैंड से हार जाए, फिर हम आयरलैंड से जीत जाएं, तो उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनेगा। अगर आज बारिश हो जाती है और ये मैच मुमकिन नहीं होता या फिर इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलता तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2024 का सफर है वो आज के इस मैच के बाद खत्म हो जाएगा। और जो बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे सेमीफाइनल खेल चुके, अब फाइनल जीतेंगे, वो सारे के सारे दरे के दरे रह जाएंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा जो सैर सपाटों का सफर है वो खत्म होने के बिल्कुल करीब है। और आज देखते हैं कि आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान जो मैच है वो होगा या नहीं होगा। जो वेदर की प्रेडिक्शन है, देखिए मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो मियामी है वहाँ पे फ्लड की सूरत हाल है और मियामी के बिल्कुल करीब है फ्लोरिडा और लॉन्ड्रिल में आपका मैच हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक आध मैच पॉसिबल जरूर हुआ इसी वेदर सिचुएशन में। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान इतना लकी है कि आज का मैच भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आज का पॉसिबल हो भी गया तो क्या संडे का पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोनों मैचेस का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा टची है कि अगर एक मैच में अमेरिका को पॉइंट 1 मिल गया या फिर अगले मैच में पाकिस्तान और आयरलैंड वाला मैच मनसूख हो गया, वहां पे पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया तो तब भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। सो दोनों मैचेस के रिजल्ट्स वही आना लाजमी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी कौम इसकी दुआएं भी कर रही है कि हम किसी तरह से अमेरिका के लिए। हसनैन हम तो बिल्कुल दुआएं नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है अगर ये दुआएं करके दुआओं के जरिए अभी हम आगे चले भी जाते हैं, सुपर 8 में आ भी जाते हैं, तो ये टीम जो है हमारी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो एक्सपोज हमने अभी होना या बाद में होना तो जरूर है। देखिए ये तो आप कह रही है ना कि आपने दुआएं नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तानी कौम कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस बंदे से मिलता हूं वो यही कहता है कि इंशाल्लाह जी अमेरिका हारेगा आयरलैंड से और हम जीतेंगे आयरलैंड से। तो ये हमारी कौम के जो थोड़े से जज्बात होते हैं क्रिकेट को लेके, जब पाकिस्तान टीम हारती है, अच्छा नहीं करती है, तो उस वक्त सारे सीख पा भी होते हैं। लेकिन अदर देन दैट एक सिनेरियो ढूंढने की जरूर कोशिश की जाती है कि किस तरह पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आपको बताऊं बड़े रेयर चांसेस हैं कि दोनों दिन में वही काम हो जो कि हम दुआओं में मांग रहे हैं या हमारी ख्वाहिशात हैं कि किस तरह से आयरलैंड और अमेरिका वाला मैच भी हो जाए, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट भी हमारे हक में आए, और फिर आयरलैंड पाकिस्तान वाला रिजल्ट भी हमारे हक में आए। सो ये मुझे इसके जो चांसेस हैं वो आप ये कह लें कि 30% होता हुआ नजर आ रहा है और 70% ना होता हुआ नजर आ रहा है। सही हो गया हसनैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें कुछ अपडेट करने के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, कुछ ये अपडेट्स थी वर्ल्ड कप के हवाले से। प्रोग्राम में जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सबकी सोच।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। वफाक और पंजाब की बात हो चुकी, अब सिंध का बजट भी आज पेश किया जाएगा और एक्सपेक्टेड बजट क्या है उस पर कुछ रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करती चलूँ कि बिजली के मखसूस यूनिट मुफ्त करने की तजवीज़ है एक सबसे पहले। उसके बाद सिंध का जो मजमूई बजट है उसका तखमीना 2300 अरब रुपये मुतवक्के एक्सपेक्टेड अगेन, और तरक्याती बजट 257 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। अब ज़राए का यहाँ पे ये बताना है कि बजट में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर फोकस होगा, साफ़ पानी की फराहमी के मंसूबे पर बातचीत की जाएगी, उस पर खतीर रकम रखने की तजवीज़ सामने है। ये कुछ डिटेल हमारे पास मौजूद है। राना कदीर हमारे रिपोर्टर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास मज़ीद तफसीलात हैं, वो उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। राना कदीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, बताइएगा मजमूई हजम, कुछ मैंने अपने अंदाज में बताया है, मेरे पास जो खबरें थी, आप बताइएगा मजमूई हजम कितना है? इसको मैं थोड़ा सा तस्हीह कर देता हूँ, दुरुस्त कर देता हूँ। जो सिंध का आज जो माली साल 2024-25 का बजट जो है होगा, उसका मजमूई हजम जो है 3,352 अरब रुपए होगा, और जो अभी माली साल चल रहा है जो खत्म होगा उसके मुकाबले में 11 अरब रुपए जो है वो ज्यादा है। इस बजट में आज जो सिंध हुकूमत ने 959 अरब रुपए रखे हैं तरक्याती जो बजट है उसकी मद में। अच्छा, इसमें सूबाई कामों पर जो है इसमें से 493 और जिले तरक्याती कामों के लिए 53 अरब रुपए जो है ये तरक्याती वो होगा, और जो बैरूनी ममालिक से कर्जों से जो मिलेंगे 334 अरब रुपए रकम जो है वो मुख्तस की गई है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 25 से 30% इजाफा जो है वो मुतवक्के है इस बजट के अंदर, और इस बजट में पुलिस के लिए 163 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं, तालीम के तमाम सेक्टर्स के लिए 322 अरब रुपए, सेहत के 287 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में जो वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए जो है वो NFC अवार्ड के तहत जो है वो हासिल होने का लगाया गया है, और जो सूबाई महसूलात होंगे, सूबाई सिंध की आमदनी होगी उससे तकरीबन 650 अरब रुपए जो है वो हासिल होंगे, और बजट में ये बजट जो है सिंध का तकरीबन 20 अरब रुपए का खसारे वाला बजट भी होगा। अच्छा कदीर, आप हमारे साथ ही रहे, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है दानियाल अहमद ने, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, MQM से इनका ताल्लुक है, सिंध असम्बली के ये मेंबर हैं। दानियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। अच्छा, ये बजट पेश होने जा रहा है आज का, इससे पहले पंजाब का भी हो चुका है और नेशनल असम्बली में भी हो चुका है, MQM कैसे देख रही है इस सबको? देखिए, MQM का तो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि कराची जो है इस वक्त आपको 65% आपके टोटल GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सिंध के अंदर 98% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस हिसाब से कराची को जो उसका शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारा जो मेजर एम्फेसिस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के ऊपर है और एजुकेशन के ऊपर है। पुलिसिंग ये दूसरा आपने क्या बताया, माजरत के साथ मैं सुन नहीं पाई, एजुकेशन बोला आपने? सॉरी, दूसरा आपने क्या बोला? एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और पुलिसिंग। तो आप अगर इसके अंदर देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी पिछले 15 सालों में सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने पिछले 15 सालों में कोई भी कंसिडरेबल एफर्ट भी नहीं दिखाई और ना काम किया है। कराची के अंदर पानी का बेइंतहा फुकदान है। K4 जो है पिछले 13 सालों से होल्ड के ऊपर है, और K4 के ऊपर ना पिछले साल कोई खास बजट रखा गया ना इस साल। कराची के अंदर किसी भी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी के तरीके से, जैसे कराची है या और भी आप किसी भी मुल्क को ले लें दुनिया के, तो उसके अंदर पानी एक मेजर कमोडिटी है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। रोड ना हो तो भी इंसान चल जाएगा, या अगर और कोई सिविक एमिनिटीज ना हो, लेकिन पानी के बगैर यहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कराची को 1100 mgd पानी इमीडिएटली चाहिए, जिसमें से सिर्फ उसको 600-650 mgd पानी मिलता है। तो K4 के ऊपर चीजों को बहुत एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। ये हमारा मेजर स्टैंड जो बजट के अंदर है वो ये है। प्लस एजुकेशन के ऊपर इस वक्त कोई भी खर्च नहीं कर रही है सिंध गवर्नमेंट, जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। तो पंजाब के बजट से और जो सेंटर में पेश हुआ उससे सेटिस्फाइड है MQM? आपकी तजावीज मानी गई है? सेंटर से हमने रिक्वेस्ट किया था कि कराची के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो जैसे NFC प्लान होता है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे देती है, लेकिन उस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीचे डेलीगेट नहीं करती है पैसों को, जो कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि लोकल बॉडीज तक पैसे जाने चाहिए, और आवाम के पैसे जो आवाम के लिए आते हैं वो आवाम पे खर्च हो, ना कि वो दुबई में जाके कहीं पार्क हो जाए।
तो हम तो चाहेंगे कि इसको ऐसी किसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के साथ उसको काम किया जाए, ताकि जो आवाम का पैसा है, जो टैक्स पेयर्स मनी है, वो लोगों की फलाह बहबूद पे लगे, रादर देन के किसी इंडिविजुअल की फलाह बहबूद पे लगे। ठीक है। अच्छा राना कदीर, ये बताइएगा कि 12 अरब के नए प्रोजेक्ट्स कराची के लिए मुतवक्किल ये कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं? या तो मतलब मजमूई तौर पे कोई नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, या फिर जो पुराने चल रहे थे उन्हीं के लिए रकम अख्तस की गई है? देखिए, इसकी ये जो बजट है, ज्यादातर कुछ जो स्कीम्स चल रही है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। जो तरक्याती स्कीमें हैं सिंध हुकूमत की सूबे भर में, उन पे जो है बजट के अंदर ज्यादा तवज्जो, नए जो मंसूबे हैं वो इसमें कम है। तो पुराने मंसूबों के लिए जो है तकरीबन तरक्याती, ये इसी तरह जिले सतह पे जो स्कीमें, जारी स्कीमें हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसकी मजीद तफसीलात बजट की जो है वो सामने आएंगी। ये जो आई है इसके मुताबिक यही मालूमात हैं, और जैसे जैसे बजट की जो तजावीज़ हैं सामने आएंगी वो उससे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दानियाल, ये बताइएगा कि आज बजट पेश होने जा रहा है सिंध असेंबली में भी, आप लोग जो फिगर सामने आ रहे हैं इससे सेटिस्फाइड हैं? ये सेटिस्फैक्ट्री आप लोगों के लिए? अगर नहीं है तो उस सूरत में फिर क्या करेगी एमक्यूएम अभी? देखिए, डिफरेंट टूल्स होते हैं। जब आज इंशाल्लाह 4 बजे बजट पेश होगा सिंध असेंबली के अंदर, तो हमने भी अपना एक शेडो बजट दिया था, जिसकी पूरी प्रेजेंटेशन फारूक सत्तार भाई ने आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले दी थी। हमने अपनी बजट तजावीज, जो हमारे इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर 37 एमपीए हैं, तो हमने अपनी बजट तजावीज जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिसीव करवाई हैं। तकरीबन 1 महीना हो चुका है उसको रिसीव कराए हुए, और हमने उनसे कहा था कि कराची के लिए, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, इवन हमने लाड़काना के लिए भी वहां पे कुछ स्कीम्स का कहा है, और खास तौर से हमने कराची, सक्खर और खास और हैदराबाद के लिए कहा है स्कीम्स का कि उन स्कीम्स को शामिल किया जाए और लोगों की दाद रसी हो सके। प्लस हमने एजुकेशन के लिए, हमने यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटी के नए कैंपसेस के लिए कहा है। 1951 में आखिरी यूनिवर्सिटी बनी थी जो कराची यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, उसके बाद कराची को कोई नई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं मिल सकी। तो हमने एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हमारा एम्फेसिस है, और डिफरेंट टूल्स हैं, कट मोशंस हैं, जिसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्लाई करेंगे असेंबली के अंदर, एंड वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि जो हमारी तजावीज हैं सिंध हुकूमत को, उसको वो इम्प्लीमेंट करें और तो बजट का हिस्सा बनाएं। अच्छा दानियाल साहब, आपने पुलिसिंग का भी जिक्र किया था स्टार्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन कल ही हमारे चैनल पे खबर ये भी चल रही थी कि पान की दुकान है, उसके बाहर पुलिस की गाड़ी में, जाहिर है ऑब्वियसली पुलिस ही हुई होगी, पुलिस की गाड़ी आती है और उसको लूट के चले जाते हैं वो लोग। तो ये अभी के हालात हैं वहाँ के, कराची के ये हालात मौजूदा हैं। इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? गवर्नमेंट को किस तरह आप लोग अपनी तजावीज़ पेश करें, या फिर क्या तजावीज़ हैं? ये पुलिसिंग की आपने बात की है, तो आपकी पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए? आपने शुरू का सवाल में मिस करके आपने पुलिसिंग के बारे में पूछा है ना सवाल? जी मैंने पूछा, मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल भी दिया कि कल एक पान वाले की दुकान पे पुलिस की गाड़ी आती है और उसको लूट के चले जाते हैं। जी देखिए, 2 चीजें देखिए, अभी हमने तकरीबन पिछले हफ्ते सेशन हुआ, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं ज़िया अंसार, उनको हमने उनसे निगोशिएट किया, उनको हमने परस्यू किया, और उसके बाद जो इत्तका का जो शहादत हुई थी कराची के अंदर, ही वाज अ यंग गाय, ग्रेजुएट एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके लिए हमने, और बाकी जो शहादतें हुई हैं, तकरीबन 80 के करीब शहादतें हो चुकी हैं इस साल के शुरू से अब तक, जो अब तकरीबन 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, 80 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम के अंदर। उसके लिए हमने एक तो कंपनसेशन का कहा है, तो उन्होंने वो अग्री किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जो भी शहादतें हुई हैं कराचीइट्स की, उनको एक तो कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी। दूसरा मसला एक बहुत बड़ा ये तो इतना बड़ा नंबर है दानियाल साहब, ये इतना बड़ा नंबर है, ये तो इतना कराची के अंदर गैर मुकामी पुलिस है। कराची के अंदर इस वक्त 128 थाने हैं, जबकि पिछले 3 या 4 साल से सिंध गवर्नमेंट के पास सिंध पुलिस की तरफ से, इन्हीं की सिंध पुलिस की तरफ से रिपोर्ट जा गई भी है बनके कि जी थाने जो हैं वो ओवरस्ट्रेच्ड हैं, उनके पास मोबाइल्स नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब मेरे हल्के के अंदर फिरोजाबाद थाना है, उसके अंदर कम से कम उसको डिवाइड करके 2 थानों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको वो नहीं कर रहे। तो जब तक वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और फंडामेंटल चेंजेस हुकूमत नहीं करेगी, उस वक्त तक कराची का कोई भी मसला हल नहीं होगा। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव या फंडामेंटल चेंजेस कोई बहुत बड़े नहीं है जिसके अंदर उनको बहुत कोई टाइम लग जाए।
उसमें उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, ये पहले भी आपकी होता था। पार्टी की कोई पोजीशन है? आप लोगों का होल्ड है कराची पे, अभी आप ऑपोजिशन में भी हैं, अगर आप लोग फिर भी सेंटर में आप लोग एलाए हैं गवर्नमेंट के, तो आप लोग फिर क्या कर रहे हैं ये तमाम तर मसाइल के लिए? आपके मुताबिक खुद ही कि अगर इनको सेटल कर लिया जाए तो इतने कोई बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो क्या करें फिर आप लोग कराची में खास तौर पे? जी देखिए, नहीं, एक तो आपने कहा कि हमारा होल्ड है कराची पे। आई विश कि हमारा होल्ड होता कराची पे तो कराची इस तरीके का ना होता, कराची बिल्कुल सही होता। लास्ट टाइम जो इस शहर के अंदर जो आखिरी जो भी डेवलपमेंट हुई है वो एमपीएफ के दौर में ही हुई है, चाहे वो K3 हो, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो कोचन प्लांट हो, चाहे वो डिसैलिनेशन की चीजें हो, या एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमने रिवैम्प किए डिफरेंट स्कूल्स, वो हम उनकी अगर बात कर लें। आप जो कह रही हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने सिंध गवर्नमेंट को जो हम प्रेशर दे सकते थे हमने दिया है, हमने शेडो बजट दिया है, हमने बजट तजावीज दी हैं सारी, उसको वो इनकॉर्पोरेट करें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो कॉम्पोजिशन है सिंध असेंबली की, उसके अंदर 117 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास है और हमारे पास 37 सीट्स है। हमने अभी बजट के ऊपर बजट सेशन बुलाने के लिए पीटीआई के अपने जो कलीग्स थे उनसे कहा कि जी बजट सेशन के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हम बुलाते हैं। उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है, वो कहीं पे भी अपोजिशन के अंदर एक मुत्तहदा अपोजिशन बनाना नहीं चाहते। जब तक हमारे साथ जो नंबर्स हैं अपोजिशन के अंदर भी वो पूरे नहीं होंगे तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके अंदर पीटीआई का जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है वो भी बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहा है इस वक्त कराची। सही है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना कदीर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और ये सूरत हाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ सियासी उमूर हैं इंतहाई अहम, उन पर बातचीत होगी। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, उनका कहना यह है कि नून लीग से सिर्फ बजट का मामला नहीं है। पहले भी कहा था कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीम्स बजट में शामिल की गई हैं मगर पीपल्स पार्टी की नहीं की गई। और उनका यह भी कहना था कि जो मामलात हैं वो अब तक उनमें पेशरफ्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टाइमिंग का भी उन्होंने जिक्र किया। ये निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि टाइमिंग भी मैटर करती है। तो हमारा उनके साथ इत्तेहाद कायम करते वक्त तहरीरी मुआहदा हुआ था, पीएसटीपी से मुतालिक उनका कहना था, लेकिन नून लीग ने हमसे मुशावरत करने में बहुत देर कर दी है। अब इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो हुकूमत के मुखालिफ बयानात से दोनों जमातों में दूरियां भी इस वक्त बढ़ रही हैं। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो ये दूरियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में संगीन नताइज भी हो सकते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी इसका इंदिया दिया था, उन्होंने जिक्र किया था कि ये दूरियां बढ़ सकती हैं। अच्छा, कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आप इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े एलाए हैं पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बज़ाहिर बिल्कुल कोई बहुत अच्छे हालात ना भी सही, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ पैदा हुई कि इत्तेहाद को चलाने के लिए जो तरीकाकार होना चाहिए था कि सबको इत्तेमाद में लेके चलते और टाइमली इत्तेमाद वो इत्तेमाद में ना लेने का नतीजा ये हुआ कि एक डेडलॉक सा बना छोटा सा, जो कि हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उस पर मीटिंग्स हो रही हैं और हमने पहले, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भी मुआहदे करो वो लिख के करो, तो हमने एक लिखा हुआ मुआहदा रखा था कि हम आइंदा कैसे चलेंगे। हमें इस बात का अदराक था कि आइंदा चलने में कुछ ना कुछ रुकावटें हो सकती हैं। मुख्तलिफुल ख्याल जमातें जब इकट्ठी हुकूमत में होती हैं तो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज बनते रहते हैं, इसीलिए हमने कुछ चीज़ें लिख ली थी। और आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है, जो अपने जिसकी बुनियाद पे हमारा ये मुआहदा हुआ था, उसको चलाएं। और उसमें कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, कुछ हमारे जिलों के अंदर तरक्याती काम है, तंजीमों को अकोमोडेट करने की बातें हैं, वो छोटी छोटी हैं, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। तो ये बजट फिर आप लोग पास होने देंगे? अगर ये इस बजट की बात की जाए तो एक मुश्किल बजट है आवाम के लिए, खासतौर पे तनख्वाहदार तबका जो है वो मजीद पिस जाएगा, तो आप लोग फिर पास होने देंगे ये बजट? पहली बात तो यह है कि बजट पास होने में हमें कोई रुकावट होगी या नहीं होगी, ये तो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। और जो उनकी डिमांड्स हैं, ये जो तयशुदा है हमारा मंसूबा, उस पर कितना अमल होता है
ये फैसला तो पार्लिमानी पार्टी करेगी, मैं उसका बारे में कुछ राय नहीं दे सकता। ठीक दूसरी है। गुजारिश यह है कि ये बजट बड़ा मुश्किल है और तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे हैरानगी है कि इन मुश्किल तरीन हालात में जब हम सारी कौम कह रहे हैं कि इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हालात बड़े ख़राब हैं, रेवेन्यू में रिकवरी बेहतर हुई है, रीपेमेंट्स हमारी डेट की बेहतर हुई है और तनख्वाहों में 25% इजाफा इन हालात में एक बहुत बड़ा इजाफा है और 25% कहा जा रहा है। 25% जो टैक्स कर दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टैक्स में इजाफा कितना हुआ है? कोई 20% या 18% के करीब तो टैक्स ऑलरेडी वो दे रहे थे, जो जिन पे टैक्स लगा है। 6 लाख वालों पे तो टैक्स नहीं है, तो उनके ऊपर जो अगर 5-6% टैक्स लगा है तो हमें 5-6% का जिक्र करना चाहिए ना। 20% 22% तो ऑलरेडी दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं तनख्वाहदार। इसी तरह जो बाकी इश्यूज हैं, हमें साथ ही साथ ना जी, मेरी जाती राय में हो सकता है, जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट के पास कितनी स्पेस है पब्लिक रिलीफ के लिए। हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन कितनी स्पेस है? क्या पीएसडीपी को रोका जाए, उससे बेहतरी होगी? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या कट कर सकते हैं, या डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या कट कर सकते हैं, और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? और अगर गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ानी है तो उन्होंने इस दफ़ा तमाम उन तबकात पे बहुत सारे रिलीफ ख़त्म किए हैं। सिर्फ जो सब्सिडियाँ मखसूस लोगों को, यानी गरीब तरीन लोगों को दी जाती है, वो सब्सिडी बहाल रखी है। बाकी मैक्सिमम सब्सिडियाँ ख़त्म करने की कोशिश की है। जो रेवेन्यू के अंदर होल्स बने हुए हैं वो प्लग करने की कोशिश की है। अब ये कितने हो पाएंगे, ये है डिलीवरी का इशू। हमारे जैसी रियासतों में नहीं लोग होंगे ना, यही मशीनरी होगी, को नहीं तो नहीं आ जाएगी किसी और मुल्क से कि अचानक सारे ठीक हो जाए चीजें। तो गवर्नमेंट के पास जितनी स्पेस है उसमें उन्होंने एक बेहतर बजट देने की कोशिश की है। उस पे अगर उनके इत्तेहादी जमातों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर हो जाएंगे, और वो भी बेसिकली जो हमारा तयशुदा फार्मूला बिफोर द गवर्नमेंट था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू। तो इसका मतलब है कायरा साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जो बजट है, इसके जो जैसे जो बजट ऑल्दो मुश्किल है, आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो स्पेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है उसमें यही पेश किया जा सकता था। तो अभी अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल बैठ के हल हो जाते हैं और ये बजट पास भी हो जाता है, तो फिर आप लोग ऑफिशियली इस बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अवाम के सामने? पीपल्स पार्टी लेगी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर पीपल्स पार्टी इस बजट को जी सपोर्ट करती है, बजट पास करती है, तो कैसे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? जब उन्होंने बजट को वोट कर दिया, पास कर दिया, तो फिर तो हम नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। लॉजिकली नहीं कह सकते ना। नहीं, भी कल पंजाब असेंबली में पेश हुआ ना, आपके 2 अरकान ही हमें नजर आए, फिर नेशनल असेंबली में भी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, वो नहीं। इसमें बड़ा वक्त होता है। पेश हुआ, उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, पंजाब में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लिहाजा हमने टोकन अपनी प्रेजेंस रखी है, और साथ ही साथ मुज़ाकरात आपके इल्म में है कि कल भी होते रहे। और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जो हमारा आपस में तयशुदा फार्मूला है गवर्नमेंट से लाने का, वो ज़रा उस पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो हम बिल्कुल साथ हैं। आप लोगों के जो हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें पीएसटीपी के फंड्स का भी जिक्र किया जा रहा है, और आप लोगों के जो एमपीएज है, एमएनएज है, उनको फंड्स की जो फराहमी है उससे मुतालिक आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राइट? नहीं, एमपीएज एमएनएज को फंड्स की फराहमी नहीं है। ये लफ्ज़ जो होता है ना, इससे बड़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं। एमएनएज एमपीएज को जो डेवलपमेंट स्कीमों जो आइडेंटिफाई वो करते हैं, उनकी बात की जा रही है। फंड्स देने से यूं लगता है जैसे पैसे देने हैं एमएनएज एमपीएज को। जी जी, सही। अच्छा, चलें, शहरी रहमान साहिबा जो कल मौजूद भी थी मीटिंग में, उन्होंने ये कहा कि तहरीरी मुआहदे हुए थे हमारे नून लीग के साथ। वो तहरीरी मुआहदे क्या थे? जी, मैंने अर्ज किया, वो तहरीरी मुआहदे का ही तो मैंने भी कुछ 6 दफा जिक्र किया है। वो तहरीरी मुआहदा था, हुकूमत बनाते वक्त था, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उस पर हमने चीजें लिखी हुई हैं कि बजट के अंदर हमें आप कैसे एतमाद में लेंगे, डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या होगी, जिलों के अंदर हमारी तंजीमों के साथ किस तरह कंसल्टेशन होगी, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये नून लीग के साथ अभी आप लोगों के 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं, 2 दौर हो चुके हैं, इनमें अभी तक कोई पेशरफ्त आई है या मजीद मुज़ाकरात की जरूरत पड़ेगी अभी? मेरा ख्याल है शायद एक आध सेशन और हो। ठीक है, सही हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस, इसको आप कैसे देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, या क्या ज़रूरत पड़ी है शहबाज शरीफ साहब को जाके मौलाना से मुलाकात करने के लिए? क्या नून लीग इस बात से डर रही है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF मिल के सड़कों पर ना आ जाएं और हुकूमत को टफ टाइम दे दें?
ये वो सड़कों पे होंगे तब भी टफ टाइम देंगे, नहीं होंगे तब भी टफ टाइम देंगे, असेंबलियों में भी देंगे। अपोजिशन हमेशा टफ टाइम देती है, उससे डरने वाली क्या बात है। बिल्कुल हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि चीज़ें स्मूथली चलें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कल गए शहबाज साहब, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, होने चाहिए। अब उनकी तरफ से अगर एक जेस्चर आया है, अल्लाह करे उस पर साथ फिर दोबारा वही माजी वाला रवैया ना हो कि शराइत रखनी शुरू कर दे कि हमारी ये शर्त है और हमारी ये शर्त है। अनकंडीशनल मुज़ाकरात किए जाए और उसमें से रास्ते आगे बढ़ने के पैदा किए जाए, ये एक अच्छा रास्ता होगा। सर, पंजाब गवर्नमेंट से आप लोगों को क्या शिकवे हैं? पंजाब में स्पेस से क्या मुराद है? मैं पंजाब में स्पेस से मैंने मुराद अर्ज किया ना कि जो हमारा एक लिखा हुआ मंसूबा है उसमें जो मुख्तलिफ फजला या मुख्तलिफ हलकों के अंदर तरक्याती कामें हैं, स्कीमें हैं, उनके बारे में कि हमारे मेंबरान की प्रायोरिटी भी ली जाए। और फिर ये है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर डेवलपमेंट कमेटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी हमारे मेंबरान से या हमारे जो पार्टी के लोग हैं, नॉमिनीज हैं, उनकी आराह ली जाए। इसलिए कि जो आप अपना डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं वो खाली ब्यूरोक्रेसी तो ना बनाएगी ना, ज़िले लेवल पे भी बनता है ना, सिर्फ मरकज़ और सूबे पे नहीं बनता। तो ज़िले लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान बनेगा कि जी फलां जगह स्कूल बनना चाहिए, फलां जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, फलां जगह इरिगेशन के ये चैनल्स बनने चाहिए, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स है उसमें हमारे मेंबरान को भी शामिल किया जाए। अच्छा कायरा साहब, अगर नून लीग आप लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो आप लोगों के रिजर्वेशन है उसको केटर नहीं करती है, तो उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे? बजट को फिर आप लोग जो है वो वोट नहीं करेंगे? इस पे खुशफहमी की तरफ जाना चाहिए, किसी मायूसी की तरफ नहीं। वो कर लेंगे क्योंकि लिखा हुआ है सारा मुआहदा, और उसमें ज़्यादा बेहतर होता कि वो पहले ही जब हम उनको निशानदेही कर रहे थे तो वो कर लेते। इसके अगर मैं कहूँ कि अगर नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, फिर तो एक धमकी हुई ना, धमकियाँ नहीं दिया करते इत्तेहादियों को। अच्छा कायरा साहब, एक इंटरव्यू का जिक्र करते चलूँ महमूद खान अचकजई साहब का, जो उन्होंने कहा कि हम लोग रेडी हैं बातचीत करने के लिए, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। जरदारी साहब रेडी हैं बातचीत करने के लिए, करेंगे वो मुलाकात अचकजई साहब से? जरदारी साहब तो सबसे पहले, आपको याद होगा 2018 से ये बातें कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के मसाइल का हल किसी एक के पास नहीं है, सबको मिल बैठना चाहिए, और बार बार मुज़ाकरात का जिक्र करते हैं। और उन्होंने अपने पिछले प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस था पार्लियामान को, उसके अंदर भी उन्होंने इसी जज्बे का, इसी ख्वाहिश का इजहार किया है। सही हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब का हमेशा से एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम लोगों ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे क्योंकि साहिब इख्तियार वो हैं। तो आप लोग अगर बातचीत करते हैं तो कन्विंस कैसे करेंगे, या आप लोगों का जो डायलॉग होगा मसाइल के हल के लिए, मैं पूछना चाह रही हूँ, वो किस तरह करेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर महमूद खान अचकजई साहब के जरिए बात करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने उस मुतालबे या अपनी उस जिद को रिव्यू किया है, जो एक अच्छा अमल है। ठीक है सर, आप लोग मिनिस्ट्रीज लेने जा रहे हैं? मेरे इत्तला के मुताबिक अभी तक माजी वाली सूरत हाल है, जो हमारा प्रीवियस स्टांस था उसी पे पीपल्स पार्टी खड़ी है। जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर कोई तजवीज़ आई और हमारी क़यादत ने उस पर कोई गौर करना हुआ तो फिर सीसी का इजलास बुला के वो उससे राय ले लेंगे। अभी तक तो हमारी प्रीवियस जो पोजीशन है उसी पे हम खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की जमात से कोई बातचीत या इस पे कोई गौर व फिक्र किया जाता हो? मुज़ाकरात मौलाना से होने चाहिए, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। तलखियाँ आ जाती हैं, मुज़ाकरात होने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कोई मुज़ाकराती अमल जारी है या नहीं, लेकिन होने चाहिए। सही। सो अगर कोई ऐसी इन एन आइडियल सिचुएशन, मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रही हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों को कोई अलायंस बनाना पड़े, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, अगर गवर्नमेंट के साथ आपके हालात ठीक नहीं चलते फ्यूचर में, तो? देखिए, जो बात अलायंसेस बनाने की है, मैं एक जमात के साथ बैठा एक अलायंस में हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं कि दूसरी जमात के साथ अलायंस में जाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसका इस तरह जवाब दूँ। लेकिन इसकी एक प्रिंसिपल पोजीशन ज़रूर होती है कि जमातों के साथ इख्तलाफ और इत्तेफाक होता रहता है डेमोक्रेसी में। आप मुखालफ भी होते हैं, आप इत्तेहादी भी होते हैं। ये मुस्लिम लीग के साथ भी रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी रहा, ये MKM के साथ भी रहा। तो ये होता रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज से आउट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी मैं इसका क्लियर कट जवाब दूं तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेरी जो इत्तेहादी जमात है उसके और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा हों, ये नहीं होना चाहिए।
वैसे सर, आप इस मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये अपना 5 साल का टर्म पूरा कर सकती है ये हुकूमत? मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इसी हुकूमत से 5 साल पूरे करने हैं। सही। और सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें ऑब्वियसली आवाम जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बेहतरी मजीद की जा सकती थी कि जहाँ पे शायद आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके? और क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा गरीबों की बात करती है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, कोई जमात लोगों के साथ जुल्म नहीं करना चाहती। लोगों के साथ जुल्म करके, लोगों को नाराज करके कोई जमात सियासत कर सकती है? देखना ये होता है कि किसी जमात के पास कितनी ऑप्शन है, कितनी स्पेस है हुकूमत के पास। इस वक्त हुकूमत जो चल रही है, इनके पास जो स्पेस है उसके मुताबिक उन्होंने फैसले किए हैं। वो अगर मजीद स्पेस कोई बन सकेगी या किसी जगह एडजस्टमेंट उनको मिल सकेगी तो यकीनन अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। हम भी उन्हें कहेंगे, हमारी तरफ से भी पीपल्स पार्टी भी ये तजावीज़ देगी। हम किसानों के लिए भी मजीद तजावीज़ चाहेंगे, मजदूरों के लिए भी चाहेंगे। लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि हुकूमत के पास है कितनी स्पेस। हम मुतालबा देखें ना, मांगने में या मुतालबा करने में या ख्वाहिश रखने में तो कोई लिमिट है नहीं। अब देखना यह है कि अगले के पास इतनी पोजीशन है भी कि नहीं, या मैं ये देखूं कि उनकी जगह मैं बैठा हूं तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या स्पेस होगी। हमारे जो दानिश्वर बैठे हुए तजावीज़ दे रहे होते हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म ठीक है, तो तनकीद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनकीद से बेहतरी आती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो तनकीदी नुक्ता नज़र है, इस पर यह बात भी देखी जानी चाहिए कि क्या जो हम कह रहे हैं, अगर हुक्मरान की जगह हम बैठे हों तो गिवन सर्कमस्टांसिस में वो फैसले करके हम इकोनॉमी को या हम अपने माशरे को या अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकेंगे? हम क्या कोई ड्रामाई तब्दीलियां ला सकेंगे? हम कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में या अदलिया के जो रास्ते हैं उनको ठीक कर पाएंगे एकदम फौरी तौर पे? जो मुबाहिसों में होते हैं वो और जो प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड पे काम करने होते हैं, उसमें बहुत सारा फर्क आता है। सर, आपका पॉइंट मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक जो गरीब आदमी है या गरीब तबका है हमारे मुल्क का, जो कि एक बड़ी मतलब अगर बात करें परसेंटेज जो है वो गरीब तबके की ही है, उसमें अब ये कसूर उसका तो नहीं है कि हुकूमत के पास क्या इख्तियारात हैं या हुकूमत कहाँ पे जाके टाइड अप है। वो उसके साथ तो बज़ाहिर जुल्म ही हो रहा है ना, क्योंकि आपने तो कहा कि सियासी जमातें नहीं ये लफ्ज़ जुल्म बहुत ज्यादती वाला लफ्ज़ है, बहुत ही ज्यादती वाला लफ्ज़। इसलिए कि आप हुकूमत को, जुल्म होता है इंटेंशनली किसी के साथ ज्यादती करना नीयत के तहत। अच्छा, आप ये कह रही हैं सवाल के जरिए लफ्ज जुल्म इस्तेमाल करके कि हुकूमत नियतन ज्यादती कर रही है गरीब तबके के साथ, ये मुनासिब नहीं है। सर, गरीब तबके को सहूलतें कम हैं, उनको ज्यादा सहूलतें मिलनी चाहिए, ये ही सूरत हाल है। एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। बट सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इस सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसमें 25% तनख्वाहें बढ़ाना कोई थोड़ा सा रिलीफ है? इसी तरह उन्होंने सब्सिडीज की मद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाई है। गरीब तबका के बच्चों को स्कूलों में जाने के लिए उनकी स्कॉलरशिप बढ़ाए है या उनकी जो सपोर्ट है वो बढ़ाई है। इलाज मुआवजे की सहूलतें बढ़ाने की कोशिश की है। आम आदमी के ऊपर कम अज कम कट लगाने की कोशिश की है। बड़े तबकात के ऊपर जो बड़ा हमारा इशू था कि इनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन ज्यादा की जाए, नॉन टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए ऐसे इंसेंटिव किए जाए सख्त किस्म के, ये सारे कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगे ताकि ये नेट में आए। सही। तो ये सारा कुछ तो उन्होंने किया है। सर, आपकी अभी सिंध असेंबली में आज बजट पेश होने जा रहे हैं। अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं इस बजट से मुतालिक भी और ओवरऑल जो सिंध की गवर्नमेंट है उससे मुतालिक, और हम लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या अपने रिजर्वेशंस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि उनको केटर नहीं किया जाता। तो हमेशा ही एमक्यूएम नाराज दिखाई देती है, क्यों उनको केटर नहीं किया जाता है? पीपल्स पार्टी आपकी जमात की वहाँ पे हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात हमेशा तनाव में ही रहते हैं, कभी कॉर्डियल नहीं हुए। लेकिन एमक्यूएम सर थोड़ी ज्यादा नाराज दिखाई देती है हमें हमेशा। वो हमेशा ही हमसे नाराज रहते हैं जी, हम उनको राजी करते रहते हैं। सवाल ये है कि हुकूमत किसकी है? सो प्रेफरेंस तो हुकूमत, पॉलिसियां तो हुकूमत देगी ना जी। हाँ, दीगर तबकात से, अपनी अपोजिशन से भी राय मांगेंगे। उनकी राय मांगना या उनसे मशवरा करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी राय को
मनो अन तस्लीम करके सारा, हाँ उनकी जो जायज़ बातें होंगी वो माननी चाहिए। सो MQM के साथ भी बिल्कुल मुज़ाकराती अमल जो है वो चल रहा है, वो मज़ीद भी चलेगा, बजट के अंदर डिबेट्स भी होंगी और उनकी जायज़ आरा को बिल्कुल उसमें समवाया जाएगा। अब MQM अगर कहती है कि आप एजुकेशन को, मिसाल में दे रहा हूँ कि आप एजुकेशन को का बजट डबल कर दें, वो कहते हैं कि कराची शहर के बजट को, सड़कों को आप फर्ज करें वो 15 अरब है तो आप उसको 50 अरब कर दें, तो ये ख्वाहिश करने में, ये मुतालबा करने में तो कोई बात नहीं होता ना। गवर्नमेंट ने देखना है कि उसके पास एक फिक्स्ड इनकम है, ये एडिशनल पैसा जो डिमांड की सूरत में मुझे पूरा करना है, ये मैंने कहाँ से लेना है, और अगर कहीं से एडिशनल नहीं मिलेगा तो फिर मुझे कहीं जगहों से कट करना पड़ेगा। हेल्थ काटूंगा, एग्रीकल्चर काटूंगा, एजुकेशन काटूंगा, किसी बजट से काट के इधर दूंगा ना, तो वो भी देखना पड़ता है। तो ये मुतालबे होते हैं वो लोगों को खुश करने के लिए होते हैं कि देखें जी हमने तो गवर्नमेंट को ये भी कहा, अब देखना ही है, मैंने पहले भी कहा ना जी कि बजट के ऊपर जो तजवीज आनी चाहिए वो इस सूरत में आनी चाहिए कि अगर मैं बैठा हूं तो मैं ये करूं और उसके लिए यहां से रिसोर्स पैदा करूं। ठीक हो गया। कायरा साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अनुगो आपने सुनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है, इस पर डिटेल में हमने बात की है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ आज यानी कि जुम्मतुल मुबारक से होगा और जो आज़मीन हज हैं वो मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। मौलाना रियासत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात में इसके बारे में जानेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हज मुबारक बताइएगा कि हज का मफ़हूम या मनासिक हज की अदायगी, वो मनासिक हज हैं क्या, उनकी अदायगी होती कैसे है, उसके बारे में तफसील से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हज इस्लाम के अरकान में से बुनियादी रुकन है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से फ़रमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर अल्लाह के लिए हज करना फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। इस हज में मुसलमान इकट्ठे होकर ख़ास तौर पर जब मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी दुआएं और अपनी हाजात रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अरफ़ा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम की आग से सबसे ज़्यादा आज़ादी अता फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाते हैं। और फिर ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत का एक बहुत बड़ा इजहार भी है। इस्लाम ये देखना चाहता है कि मुसलमान आपस में इकट्ठे रहें। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 मरतबा मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म है। फिर ईद के मौके पर एक खुले मैदान में जमा होने का हुक्म है कि पूरा शहर वहाँ जमा हो जाए। और फिर साल के बाद जो हज का मौका है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरक़ों में ना पड़ो, यानी इकट्ठे हो जाओ। तो ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत का इजहार भी है, गुनाहों की माफ़ी का सबब भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और जहन्नम से आज़ादी का सबब भी है। बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अयाम चल रहे हैं, इंतहाई अहमियत है इनकी, इनमें कौन से ऐसे अज़कार, दुआएं, मसनून दुआएं जो हम सबको लाजमी तौर पर पढ़नी चाहिए? ये जो अयाम चल रहे हैं आम तौर पर हमारे यहाँ लोगों में ये शऊर नहीं है कि ये कितने कीमती अयाम हैं। रमज़ान जब आता है तो ज़ाहिर है लोगों में एक शऊर नज़र आता है, लेकिन जब ये अयाम शुरू होते हैं, इनका आगाज़ होता है, तो हमें कहीं शऊर नज़र नहीं आता और मस्जिदें भी वैसे वीरान ही होती हैं जैसे आम दिनों में नज़र आती हैं। हालांकि ये वो अयाम हैं, शायद ये बात आपको सुन के हैरत हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ इन दिनों से बढ़कर ज़्यादा महबूब अमल कहीं और किसी दिन में भी नहीं है। हत्ता कि रमज़ान के दिनों में भी अगर कोई काम किया जाता है तो वो इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जो इन 10 दिनों में ज़्यादा महबूब है। रातों में रमज़ान की आखिरी रातें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और दिनों में ज़ुल्हिज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन हैं ये सबसे ज़्यादा ऐसे अमाल करने के दिन हैं कि जिनमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ऐसे अमाल को कबूल फरमाते हैं।
और पसंद फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। हत्ता के सहाबा ने पूछा वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या जिहाद करना भी बाकी दिनों में इन दिनों के बराबर नहीं है? तो आपने फरमाया वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है लेकिन वो भी इन दिनों के आमाल के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही थुम्मा लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै, सवाए एक आदमी के कि जो अपना माल और अपनी जान लेकर निकलता है और फिर कोई चीज़ भी वापस लेकर नहीं आता, यानी अपने माल समेत अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। तो इन दिनों को मामूली नहीं समझना चाहिए, आम नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार होने चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से होना चाहिए। फिर रोज़े का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम हो सके वो करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा है जिसे हम अरफा का रोज़ा कहते हैं जी, उसके हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सन्नत अल्लती क़ब्ला व सन्नत अल्लती बादा, कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि ये अरफा का जो एक दिन का रोज़ा है ये 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा, एक गुज़श्ता साल के और एक आइंदा आने वाले साल के। इसी तरह इन दिनों में एक बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन इबादत हज भी है, और इसी तरह कुर्बानी जैसी इबादत है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह इस हवाले से ज़िक्र करते हैं कि इन दिनों को सबसे ज़्यादा फजीलत क्यों हासिल है, क्योंकि इन दिनों में बड़ी बड़ी उम्महातुल इबादात जो हैं वो जमा हो जाती हैं। आम दिनों में देखिए रोज़ा तो रखा जा सकता है, सदक़ात व खैरात भी हो सकते हैं, कुरान की तिलावत भी हो सकती है, लेकिन हज नहीं हो सकता। इन दिनों में हज भी हो सकता है, रोज़ा भी हो सकता है, सदक़ात व खैरात भी हो सकते हैं, और ज़िक्र व अज़कार भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमें यहाँ ये भी देखना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास, कि आप हराम चीज़ों से बचें, आप सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाएंगे। देखिए जब बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो एक महदूद वक्त में नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन एक बंदा हराम से बच रहा है तो इसका मतलब है वो 24 घंटे उसमें फ़िक्रमंद है और वो अपने आप को बचा रहा है, उसका टाइम सारा ही वो नेक काम में जी। तो इन दिनों को हमें वैसे नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा इबादत हो सकें इनमें हमें इबादत का एहतिमाम करना चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अपने हज की हिफाजत कैसे की जाए? देखिए कोई भी अमल है उसकी हिफाजत के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान के दिल में इखलास हो, और काम करने के बाद ये नहीं है कि वो लोगों से उसकी दाद लेना चाहता हो। जहाँ हमने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हज करने वाले को हलाल का एहतिमाम करना चाहिए, अपने अक़ीदे की इस्लाह रखनी चाहिए, इसी तरह वहाँ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि काम करने के बाद कहीं रियाकारी और सुमअत की नज़र ना हो जाए। जो उसने नेकी की है वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। देखिए नेकी को इंसान जितना पोशीदा रखता है इतनी ही वो ज़्यादा उसको फ़ायदा देने वाली होती है, और जितना उसका इजहार करता है इतना ज़्यादा खर्चा होता है। देखिए हम में से अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हो ना जेब में तो वो छुपा के रखता है, ज़ाहिर नहीं करता कि नुकसान ना हो जाए, कोई छीन ना ले, चोरी ना हो जाए, कीमती चीज़ समझता है। तो मेरा और आपका अमल तो इतना ज़्यादा कीमती है। देखिए दुनिया में हम देखते हैं कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है ना उसके तोलने का पैमाना इतना छोटा हो जाता है। आप देखें कि सरिया कोई ख़रीदता है तो टनों के हिसाब से ख़रीदा जाता है, चावल और आटा और इस तरह की चीज़ें हम मनों के हिसाब से ख़रीदते हैं। फिर इससे नीचे आ जाएं तो कुछ चीज़ किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, और उससे नीचे जब आते हैं तो तोले और माशे और इस हिसाब से ख़रीदते हैं। और मेरे और आपके अमल कितने ज़्यादा कीमती हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जो तराजू कायम करना है ना, तो उसके हवाले से फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी करेगा तो वो उसे देख लेगा। यानी वहाँ पैमाना ऐसा है कि जिसमें ज़र्रा भी तोला जा रहा है। तो इसलिए हमें अमाल की हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए और उनको रियाकारी की नज़र नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो फिर अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे इज़हबू इलल्लज़ीना कुन्तुम तुराऊना फ़िद्दुनिया, दुनिया में जिनको दिखाने के लिए तुम अमाल करते रहे हो जाके उनसे बदला ले लो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। देखिए जब हमने काम ही अल्लाह के लिए नहीं किया, लोगों के लिए कर लिया, या अल्लाह के लिए करके लोगों के हवाले कर दिया, तो फिर उसका बदला तो लोग, क्योंकि बदला भी तो अल्लाह ने देना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ लोग मौलाना साहब मैंने नोट किया कि हमारे यहाँ ईद के दिन का भी रोज़ा रखते हैं, आधे दिन का, और वो उसको कलेजी वगैरह से फिर इफ्तार करते हैं। इसका क्या ये सही चीज़ है या खुदा न खास्ता इसमें हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? इब्तिदाई जो 9 दिन है इनके तो रोज़े का अहतमाम करना चाहिए, और बिलखुसूस अरफा के दिन का रोज़ा उसका तो ज़रूर अहतमाम करना चाहिए, यानी 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा। लेकिन जो 10 ज़ुल्हिज्जा है उसको हम रोज़े का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन सुन्नत ये है कि अल्लाह के रसूल नमाज ईद से पहले कुछ खाते पीते नहीं थे, और नमाज ईद के बाद जब आप कुर्बानी कर लेते थे तो कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले तनावल फरमाते थे। तो इसको हम रोज़े का नाम नहीं देंगे, क्योंकि दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईद वाले दिन शैतान रोज़ा रखता है, तो इसलिए हम इसे आम तौर पे हमारे यहाँ रोज़े का नाम दिया जाता है।
लेकिन हम इसको रोज़े का नाम नहीं देंगे। लेकिन बेहतर ये है, अफजल ये है, सुन्नत ये है कि नमाज ईद की अदायगी के बाद जब कुर्बानी कर लें तो कुर्बानी के गोश्त से आगाज़ करें। देखिए ईद उल फितर में अल्लाह के रसूल की रूटीन ये थी कि आप नमाज के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़, खजूर खा के जाते, मिसाल के तौर पर मीठी चीज़ खा के जाते, और इसमें आप नमाजी ईद के बाद गोश्त से अपने दिन का यानी खाने का आगाज़ करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये इंपॉर्टेंट अयाम में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसमें जितने भी ज़्यादा ज़िक्र अस्कार आप कर सकते हैं या कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, नमाज़ें अदा कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, इन दिनों के रोज़े रखें। और जो मिसकंसेप्शन है या कुछ बिदअतें हमारे माशरे में बहुत फ़रोग़ पा जाती हैं, उनसे परहेज़ करें। ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। इजाज़त चाहती हूँ, ईद के बाद आपसे, ईद पे बल्कि आपसे मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन एडवांस आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।